ठीक है, तो चलिए आज हमारी आपकी जो चर्चा है वो मध्यकालीन इतिहास में रजिया सुल्तान के बाद गियासुद्दीन बलबन पर होगी। रजिया सुल्तान के बाद आराम शाह रहे हों, मशहूद शाह रहे हों या उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद रहे हों, ये सब एक अयोग्य शासक रहे। ज़्यादातर कोशिश करके जो दरबारी थे वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। महमूद नाम का जो व्यक्ति आया वो ये समझ चुका था कि अगर चालीसा की बात नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे, जैसे पिछले राजा मार दिए गए। तो इससे बढ़िया ये कर लेते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को ही दे देते हैं। अपना चाहे पी डालेगी चाहे रखे रहेगी, अपने हिसाब से देखे रहेगी, एटलीस्ट दूध के लिए लड़ेगी तो नहीं। तो बलबन को जो है, जो एक ताकतवर 40 सरदारों में प्रमुख था, उसको उन्होंने पूरी सत्ता दे दी कि काम कर लो भैया, देखो अपने हिसाब से, हमें ज़्यादा टेंशन मत दो। तो गियासुद्दीन जो बलबन है वो बनते हैं देख रेख करने वाले। धीरे धीरे बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र चालू हो जाता है। दरबारी इस बात से जलने लगते हैं कि बलबन जो है वो इतना महत्वपूर्ण पद कैसे पा गया। तो बलबन की बुराई कर दी गई नसीरुद्दीन महमूद से, और नसीरुद्दीन महमूद भी अचानक जागे और उन्हें लगा राजा तो हम हैं, तो क्या हम इसे हटा नहीं सकते क्या। तो बलबन को उन्होंने हटा दिया। बलबन बुद्धिमान निकले कि कुछ कोई विरोध नहीं किया, और जहां उनको भेजा गया सूबेदारी दे करके वहां वो चले गए। और यहां महमूद ने एक नए व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद दे दिया, और जो कि नया व्यक्ति तुर्क नहीं था, गैर तुर्क था। अब तो ये वही हाल हो गई कि हमने तुम्हारा विरोध करके तुम्हें भगाया था इसलिए कि हमें पद मिल सके। हमने क्यों भगाया था? हमें पद मिल सके। तो तुर्कों ने षड्यंत्र किया था कि बलबन जाएंगे तो हमारा जो है वो उंगलियां घी में जाएंगी, लेकिन किसी और की ही उंगली घी में गई, मतलब किसी और को भी आनंद मिला। इसका मतलब है कि गैर तुर्क को महमूद ने शासक बना दिया। गैर तुर्क को जब शासक बन गया तो तुर्कों को अब और खलने लगा कि इससे बढ़िया तो बलबने था, कम से कम अपना आदमी तो था, कि लाभ मिले तो घरे में रह जाए। तो जब बहुत विरोध होने लगा तो पुनः बलबन को वापस बुलाया गया। और चूंकि बलबन ने महमूद से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, इसलिए बलबन और प्रतिष्ठित हो गया। बलबन का महत्व, बलबन उनके राजा के, सम्राट के रिश्तेदार हो गए, तो अब बलबन महत्वपूर्ण पदों पे है, ठीक है ना। और बलबन दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है इन द टर्म ऑफ रिस्पेक्ट, कि भाई अब इनका बात मतलब राजा की बात। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महमूद को जहर देके मार दिया गया, समझ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि महमूद स्वयं मर गए। जो भी मामला है, लेकिन यह कहा जाता है कि इस तरीके से शमसी वंश का अंत हो गया। और चूंकि बलबन का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अगला शासक कौन बना? बलबन बना। और गियासुद्दीन बलबन जो है वो अपने आप को इल्बरी तुर्क कहता था, इसीलिए इल्बरी का ये दूसरा वंश है, ऐसा मान लीजिए। जैसे इल्बरी तुर्क इल्तुतमिश थे, और इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत पर दोबारा इल्बरियों का शासन बलबन ने शुरू किया। अब यहां से बलबन की शुरुआत होती है। मैंने कहा जब एक नई सत्ता टूटती है और दूसरी सत्ता आती है तो जनरली लोग आसानी से उसे स्वीकार नहीं करते। या तो आपको पावर दिखानी पड़ेगी कि हम ताकतवर हैं, और या तो आप सिद्धांतवश किसी को जीत सकते हैं।
तलवार के दम पर, और या तो ऐसे ऐसे सिद्धांत ला दो कि सबऑर्डिनेशन खुद ही हो जाए। तो बलबन ने दोनों तरीका अपनाया। बलबन ने सबसे पहले अपना विरोध ना हो इसलिए स्वयं को तुर्क बताया और बहुत पुराने वंशज अफरासियाब वंश से खुद को संबंधित बताया। कहा हमारे दादा जो है वो तुर्क वंश के थे, वो तो हम जो है परिवार से बिछड़ गए थे, बाद में इधर उधर आ गए थे। तो अपने आप को तुर्क बताना इस बात का योग्यता सिद्ध करना है कि दिल्ली के शासक अगर हम बन जा रहे हैं तो हमारा विरोध चालीसा नहीं करें। और ये 40 लोग जो है ना, ये तुर्क नहीं है, हम जो हैं ओरिजिनल तुर्क है। मतलब अगर हम शासक बन भी रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बलबन ने इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण ढांचा खड़ा किया अपने आप को स्वीकार करवाने के लिए। जैसे बलबन फारसी प्रथाओं से बड़ा वो रहता था प्रेरित। बलबन ने जो है दरबार में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक वेशभूषा तय की। बलबन स्वयं जब दरबार में बैठता था तो हर बार पुनः सज करके जाता था। जितनी बार राजा बन के उसे बैठना होता था दरबार में, उतनी बार सारी साजो सज्जा, सारे आभूषण पहन करके ही वो दरबार में बैठता था। और दरबार में कोई भी व्यक्ति जो आएगा वो पूरे ड्रेस में ही आएगा। अगर ड्रेस में नहीं आते हो तो भाई वो नॉर्थ कोरिया वाले सम्राट उसकी तरह, राजा की तरह मार दिए जा सकते हो। भय बनाया लोगों में। प्रथाओं में जैसे सिजदा और पैबोस की प्रथा का प्रारंभ करना। सिजदा क्या है कि झुक करके आओगे, दरबार में झुक करके आओगे, और पैबोस मतलब पैरों को चुमोगे। ये ईरानी प्रथा है, ये ईरानी प्रथा है। तो ईरानी प्रथा जैसे सिजदा और पैबोस को प्रारंभ किया। स्वयं का आडंबर इतना बड़ा बनाया ना कि उसने कहा कि राजा से आम जनता बात नहीं कर सकती, और हम राजा हैं इसका मतलब तुम हमसे बात नहीं करोगे। पूरे दरबार में केवल जो मंत्री होता था वही बलबन से बात कर सकता था बस, और मंत्री को छोड़ करके बाकी सभी व्यक्ति को तुच्छ मानता था वो। और इसीलिए वो किसी से भी दरबार में बातचीत नहीं करता था और किसी को अलाउड भी नहीं था कि उससे बात कर ले। भौकाल के हाल ऐसे थे कि जब वो दरबार से निकलता था तो अपने सामने बॉडीगार्ड रखता था, और बॉडीगार्ड जो है वो नंगी तलवारें लेकर के सामने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए आगे बढ़ते थे। समझ रहे? तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए नंगी तलवारें लेकर के लोग आगे बढ़ते थे। अब सोचिए, इसका मतलब कौन सामने चला जाएगा? राजा तक कोई पहुंच सकता है क्या? नहीं, ये सब भौकाल बना के रखे हुए। राजत्व का सिद्धांत, उसने एक पूरी परिभाषा ही बदल दी। कहा जो राजा होता है वो देवता का अंश है। राजा कोई साधारण आदमी नहीं बनता। राजा जो है वो क्या है? ईश्वर का प्रतिबिंब है। जैसे कहा जाता है जिल्ले इलाही, उसने एक उपाधि ली जिल्ले इलाही की। जिल्ले इलाही मतलब भगवान का स्वरूप। और ऐसे ही जैसे वो नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई का मतलब है कि भगवान का प्रतिबिंब या भगवान की आदेश। ऐसा मानो कि भगवान की इच्छा है कि हम राजा बन जाएं। तो राजा कोई आम आदमी नहीं है, राजा भगवान का ही एक स्वरूप है। और अगर आप किसी राजा के बात को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप किसकी बात नहीं मान रहे हैं? भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। और धर्म बहुत मोबिलाइजिंग चीज है। धर्म से लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। उसने कहा अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो किसकी बात नहीं मानी? भगवान की बात नहीं मानी। समझ रहे? तो लोग बताओ उसकी तरफ डर के मारे, मतलब क्या उसकी बात मना करेंगे? नहीं मना करेंगे।
एक बड़ा सा ऐसा आडंबर तैयार किया। लौह और रक्त की नीति यही है उसकी, लौह और रक्त की नीति। उसका कथन था कि यदि मैं किसी तुच्छ वर्ग के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ जो है स्वयं तलवार की ओर बढ़ जाते हैं। यदि मैं किसी निचले वर्ग के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नसें जो है क्रोध से फटने लगती हैं। तुच्छ वर्ग मतलब उसके हिसाब से आम जनता। तो कोई भी जनरल आदमी हमसे नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जो है पद में भगवान के स्वरूप है। और भगवान के स्वरूप से मिलने के लिए उसे बहुत योग्य होना चाहिए, और ये तुच्छ आदमी योग्य नहीं होते। तो उसने इतना बड़ा आडंबर क्रिएट कर दिया कि कोई आदमी चाह करके भी विरोध ना कर पाए। देख रहे हैं ना सिद्धांत। खुद नाराज, खुद ना हंसता है, ना किसी को हंसने की अनुमति है। किम जोंग यूंग तो खुद हंस लेता है, उसके लोग नहीं हंस सकते, ये खुद नहीं हंसता था। लेकिन ये अच्छा शासक भी है, तो इसको पता था कि कभी कभी जनता को मजा भी चाहिए। तो इसीलिए फारस का एक त्योहार था नौरोज। ये नौरोज मनाने की प्रथा चालू करता है कि नाचो गाओ। नौरोज नाम का त्योहार भी मनवाता है, इसलिए कि लोग आनंद में भी रहे, ऐसा नहीं कि सब गुस्से में ही रहे हमेशा। बलबन को समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, कितना बढ़िया ड्रामेटिक तरीके से पूरे चीजों को कंसोलिडेट कर लिया, एक मत कर लिया। समझ पा रहे हैं? और ये बात तो रही, इसने जनता को अपने हाथ में कर लिया। जनता ने स्वीकार कर लिया, अब बलबन राजा बन चुका है। अब जब बलबन राजा बन चुका है तो बलबन की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी तुर्काने चहलगानी को खत्म करना। क्योंकि बलबन को पता था कि हम भी तो तुर्काने चहलगानी से आए हैं, और तुर्काने चहलगानी से आए हैं तो तुर्काने चहलगानी के और लोग भी हमारी जगह पे आना चाह रहे होंगे। और अगर इसको हम आज समाप्त नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल कोई न कोई हमें भी हटा करके इस पद पर आ जाएगा। तो बलबन के समय तक तुर्काने चहलगानी कमजोर हो चुकी थी, कुछ लोग बचे थे। बलबन ने उसमें नए लोगों को लगाया, नए लोगों से पुराने लोग की लड़ाई करवाई, पुराने लोगों की हत्या करवा दी, और धीरे धीरे तुर्काने चहलगानी से समस्त पुराने लोग हट गए। अब जब नए ही बचे थे तो बलबन ने पूरा का पूरा तुर्काने चहलगानी ही समाप्त कर दिया। अगर डायरेक्ट समाप्त कर देता तो पुराने वाले लोग विद्रोह करते। अब तो जब पुराने वाले रहे ही नहीं तो विद्रोह कहां से करेंगे? जैसे देखिए, आपका विरोधी आपका समकक्ष तो हो सकता है, लेकिन आपका विरोधी आपका जूनियर होगा, ये कम चांसेस है। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, कम चांसेस है। बात को समझ पा रहे हैं? समकक्ष जब दो व्यक्ति होते हैं तो एक राजा बन जाता है तो दूसरा भी राजा बनने की इच्छा रखता है कि हमारा ही दोस्त था जो राजा बन गया है, तो हम में कौन सी कमी। तो जब अपने बराबर के लोगों की हत्या करवा दी तो बाकी सब तो नए नए आदमी बचे थे, तो इसने एक आदेश पारित किया कि तुर्काने चहलगानी समाप्त हो जाएगी। तो तुर्काने चहलगानी शुरू किया था इल्तुतमिश ने, और खत्म किसने कर दिया? गियासुद्दीन बलबन ने। समझ रहे? गियासुद्दीन बलबन पहला ऐसा व्यक्ति है जो किलों के निर्माण की तरफ ध्यान देता है। मंगोलों के आक्रमण का खतरा टला नहीं है भाई। मंगोलों के आक्रमण के लिए तो एकदम बेहतर सेना और मैनेजमेंट खिलजी वंश में आएगा। समझ रहे? लेकिन मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए पहला व्यक्ति जिसने किले के निर्माण की बात सोची और योजना बनाई वो गियासुद्दीन बलबन रहा। गियासुद्दीन बलबन ने ध्यान दिया कि हम जो है वहां पर कूटनीति के माध्यम से किले निर्माण करके नवयुवकों को अपने में लाया। जो नौजवान सेना हुआ करती थी उसको वहां पे रखा मंगोलों के आक्रमण के विरोध में। तो मतलब बड़ी कूटनीति से इसने कोशिश की कि बनाया जाए। तो इसके समय में विरोध हुआ, मंगोलों के आक्रमण को यह समाप्त नहीं कर पाया, बट कुछ दिन के लिए रोक पाया।
ठीक है। जो हिंदू शासक थे जो इसका विरोध कर रहे थे, इसने उन्हें भी समाप्त किया। इसके साथ ही साथ जब हम बलबन की बात करते हैं तो बलबन ऐसा व्यक्ति है जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। क्या है? बहाउद्दीन। ऐसे कनेक्ट करके रखना कि मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में होता लेकिन बच गया। मंगोलों का आक्रमण के संकट अभी बने हुए हैं, बलबन भी खत्म नहीं कर पाया। बलबन ने किले की योजना बनाई कि चलो किला विला बनाएंगे, देखेंगे। समाप्त तो बलबन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बड़े अवरोध के रूप में जरूर बलबन सामने आएंगे उन मंगोलों के लिए। तो इनके बचपन का नाम बहाउद्दीन है। यह एक इल्वरी तुर्क है, ठीक है ना। इसने जो वंशज इसकी शुरुआत करी उसको बलबनी वंश कहते हैं। जैसे वो शमसी वंश की शुरुआत किए थे, कोई कुतुबी वंश की शुरुआत किया था, वैसे ही ये बलबनी वंश की शुरुआत करते हैं। अगर वंश पूछे तो बलबनी, और अगर तुर्क पूछे तो इल्वरी, ठीक है ना। और वंश पूछे तो अफरासियाब, ठीक है। दुर्भाग्यवश बलबन को बचपन में ही मंगोलों द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, तो बलबन अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। बाद में 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीद लेता है। और जब इल्तुतमिश बलबन को खरीद लेता है ग्वालियर विजय के बाद, तो इल्तुतमिश के साथ फिर बलबन चालीसा में शामिल होता है। चूंकि योग्य रहता है, जैसे योग्य रहता है तुरंत ही उसे पकड़ करके आमीर आखूर का पद दे दिया जाता है। आखुर मतलब समझे ना, खुर बराबर वो अश्वशाला वाला ना, तो महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। तो बलबन को महत्वपूर्ण पद मिल गया, तो धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, ताकतवर होता चला गया और फिर चालीसा का सदस्य बनाया गया। आगे चल करके देखें तो बलबन की समस्याओं में बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि जब बलबन को राज्य मिला है तो वो खजाना पूरी तरह से खाली मिला हुआ है। अब देखिए, रजिया सुल्तान कोई बड़ा काम नहीं कर पाई, उसके बाद बहराम शाह जो आए, मशहूद शाह जो आए, महमूद जो आए, ये सब क्या धन इकट्ठा कर पाएंगे क्या? तो बलबन को एक पूरी तरह से रिक्त खजाना प्राप्त हुआ था। ये बलबन की समस्याएं हैं। बलबन को देखा जाए तो मंगोलों का आक्रमण भी तीव्र हो रहा है। जब आप कमजोर होते हैं तो बीमारियां आपके शरीर पर ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो जब आपका साम्राज्य कमजोर होता है तो आपके दुश्मन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो वैसे ही बलबन के पास एक चुनौती और भी है, पैसा नहीं है, मंगोल कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो इस समय बलबन का उदार रहना गलत था। तो बलबन ने शुरुआत से ही एकदम स्ट्रिक्ट रहना चालू किया, और उसने कौन सी नीति, लौह और रक्त की नीति अपनाई, और अपने अंदर की कलह को दूर करने के लिए चालीसा को खत्म कर दिया, तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत लिया। बलबन ने स्वयं को सुल्तान और ईश्वर का अंश बताया। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत, पैबोस, सिजदा आदि प्रथा की शुरुआत की। इनके बारे में एक इतिहासकार का अच्छा कहना है, निजामी साहब हैं, कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और वह अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। जैसे आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स हैं कि लोगों को अट्रैक्ट किए रहते हैं, वैसे बलबन भी नया नया तिकड़म ला करके अपने दर्शकों को अपने कब्जे में रखता था। अरे ये क्या है, सिजदा पैबोस क्या है? जैसे लोग आपकी सिजदा और पैबोस करने लगेंगे तो आपकी बात नहीं मानने लगेंगे क्या? धीरे धीरे आप पूजनीय हो जाएंगे। धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे? पूजनीय हो जाएंगे। हो सकता है कि वो माला वाला भी पहनाने लगे, कभी प्रसाद न चढ़ाने लगे ला करके धीरे धीरे। अरे ऐसे ही तो बनती है बातें। जैसे आपके पिताजी किसी गुरुजी को बहुत मानते हो, तो आप जब मानेंगे तो आप भी उनसे ज्यादा, मतलब उतनी श्रद्धा तो कम से कम रखेंगे ही। बात समझ रहे? ये ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इन्होंने अपने आप को भगवान का अंश बता करके लोगों के दिल में ऐसे जगह बना ली थी कि जब ये भगवाने हैं तो इनका विरोध क्यों करना। ये कह रहे हैं आम है, कह दो हाँ सर आम है। इमली है, हाँ है, क्योंकि भगवान की बात अगर नहीं मानोगे तो दिक्कत हो सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं?
इसने जो है कुछ चीजों को बड़ा जरूरी समझा, जैसे नंबर 1 राजकीय प्रतिष्ठा, कि राजा का अपना सम्मान होना चाहिए, सम्मान, वैभव, मान मर्यादा, आचार व्यवहार, इसने इन सबको बड़ा महत्व दिया। और इसीलिए अपने आप को इतना आडंबर युक्त रखा कि सामान्य आदमी से बात नहीं कर रहा है, वजीर ही केवल उससे बात करेगा, दरबार में ना तो वो खुद हंसेगा ना तो किसी को हंसने देगा, और फारसी पद्धति पर दरबार चलाएगा। दरबार की पूरी पद्धति किस पद्धति पर रखी? फारसी पद्धति पर रखी। और उसने जो है गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। फारसी प्रथाएं गैर इस्लामी प्रथाएं हैं। और उसने जो है दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा चालू की, नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत की, यहां तक कि अपने बेटों का नाम भी फारस के कल्चर से प्रेरित रखा। कैकुबाद, कैखुसरो ना, और आगे चल के कैकास, क्यूमर्स, हम लोग जो देखेंगे ये सब ना, ये किससे प्रेरित है? फारस। तो फारस की पद्धति का ज्यादा प्रभाव है इस पर, बलबन पर। समझ रहे हैं कि नहीं? वो क्या कहता था, मैंने ये बताया अभी कि मैं जब तुक्ष परिवार को देखता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जैसे ही नीचे कुल के व्यक्तियों को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार की ओर बढ़ जाता है, मतलब मैं गुस्सा हो जाता हूं। ये उसकी लाइनें हैं, समझ रहे? तुर्काने चहलगानी की शुरुआत किसने की और खत्म किसने किया? बलबन ने। ठीक है, इसने ना सबसे पहली बार तत्पर सेना रखने की शुरुआत की, एक्टिव। देखिए, तत्पर सेना रखना अलग बात है। कल खिलजी के बारे में कहा जाएगा कि सबसे पहले मंगोलों के खिलाफ एक निश्चित सेना रखी, तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले एक्टिव सेना रखने की शुरुआत इसी ने की, और यहां तक कि आरिज विभाग की शुरुआत भी बलबन की ही मानी जाती है। कल आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरिज विभाग क्या है, दीवाने आरिज क्या है, आरिज मुमालिक क्या है, तो आप ध्यान रखना कि ये मुगल वंश से उससे दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, और आरिज बराबर सैन्य विभाग और आरिज मुमालिक बराबर सैन्य विभाग का अध्यक्ष। समझ रहे हैं? यहां तक कि उसने सेना में दीवाने आरिज की नियुक्ति की बात की। उसने जो है युवा और स्वस्थ सैनिकों को अस्थायी सेना में भर्ती किया तथा वृद्ध और दुर्बल सैनिकों को 20 से 30 टन का पेंशन देकर रिटायर कर दिया कि लो इतनी पेंशन तुम्हें मिलेगी, ले जाओ, और पेंशन अपना लेते रहो, तुम्हारा जो इक्ता है ना उसे वापस करो। जैसे मान लीजिए मैं इक्तेदार था, तो मैं एक जमीन को चला रहा था, मैं बूढ़ा हो गया, तो उन्होंने मुझे पेंशन पे रिटायर कर दिया और हमारे इक्ते को लेकर के नए लोगों को दे दिया। तो पुराने इक्ते को भी वापस ले लिया। आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार भी किया, आर्थिक सुधार भी किया इसने। गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग बारीद बोलते थे। बारीद कौन है? गुप्तचर है, और दीवान ए बारीद उसका विभाग है। यहां ध्यान रखना, अभी यहां बात आई है कि उसने गठन किया है। एक बार यह प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक गुप्तचर किसके शासनकाल में रहेंगे, तो आगे चल के अभी हम बात करेंगे। लेकिन गुप्तचर विभाग दीवाने बारीद का गठन इसने किया, और गुप्तचर अधिकारी को बारीद या बारीद ए मुमालिक कहा जाता था। समझे? दीवाने आरिज, आरिजे मुमालिक, दीवाने बारिद, बारिदे मुमालिक। ऐसे पूछेगा प्रश्न, दीवाने आरिज का संबंध किससे है? नंबर 1 सैन्य विभाग, नंबर 2 कर विभाग, नंबर 3 कृषि विभाग, नंबर 4 गुप्तचर विभाग। तो किससे संबंधित है? सैन्य, आरिज ना। और दीवाने बारीद का संबंध किससे है? गुप्तचर विभाग से। समझ रहे? हाँ, ध्यान रखिएगा। इसने ना सेना को नकद वेतन देना शुरू किया। अभी तक इक्ता होती थी, इसने सेना को नकद वेतन की भी व्यवस्था की। सेना को केंद्रीकृत किया, सेना को इकट्ठा किया, यूनिफाइड किया। बलबन पहला सुल्तान था जिसमें मंगोलों से रक्षा करने के लिए एक पहली नियोजित योजना बनाई। पहला सुल्तान है जिसने किलों को सुदृढ़ करने की बात की।
कि किले को मजबूत किया जाए, किलों के निर्माण कर दिए जाए जिससे कि रक्षा हो सके मंगोलों से। ठीक है, तो अगर कभी पूछ ले कि ऐसा कौन सा शासक था जो किले को बनवाने पर ध्यान दे रहा था, बाहर है, तो इन्होंने, अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले किले निर्माण पर ध्यान दिया, तो वो कौन है? बलबन ही है। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। एक इनके लड़के हैं, उनका नाम है शहजादा मोहम्मद। बलबन के लड़के बहुत योग्य हैं। ठीक है, और शहजादा मोहम्मद जो है एक जनजाति है, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ने गए हैं। उस जनजाति का नाम है सुमरा जनजाति। शहजादा मोहम्मद सुजरा जनजाति से युद्ध करने के लिए बाहर गए हैं, और उसी समय मंगोलों ने तिमूर के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। इन्होंने अपना शिविर लगाया था जनजाति के विरुद्ध, लेकिन उसी दौरान चुपके से मंगोलों का आक्रमण हो गया। मंगोलों का नेता जो था तिमूर था। ठीक है, और जब सामना हुआ तो ये बड़े वीरता से लड़े, और लड़ते हुए इनकी जान चली गई। शहजादा मोहम्मद मारे गए, और ऐसा कहा जाता है कि वह बलबन का, कहा क्या सही जाता है कि वो सबसे बड़ा बेटा और सबसे योग्य बेटा था। उसके बाद जो लोग हैं वो सब योग्य नहीं हैं, तो सबसे योग्य बेटा था। और जब वो मर गया तो बलबन को ये कुठारा घात जैसे लगा। बलबन को बहुत ज्यादा आहत हुई बलबन, क्योंकि उसको पता था कि बाकी उसके जो दोनों बेटे हैं ना, वो बेकार है। सॉरी, उसका जो दूसरा पुत्र है, मतलब दूसरा, जिसका नाम एक्चुअली है बुगरा खां, और बुगरा खां का लड़का है क्यूमर्स। समझ रहे? अभी कनेक्ट हो जाएगा, परेशान मत होइए। तो दूसरा बेटा जो है वो बहुत विलासी है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो जब अपना वंश खत्म होते हुए दिखता है तो व्यक्ति को बड़ी समस्या होती है। तो हालांकि इन्होंने पूरा प्रयास किया। एक बार बुगरा खां को वापस भी बुलाया कि एक काम करो, तुम लखनौती छोड़ दो और तुम दिल्ली आओ, दिल्ली में रहना चालू करो, धीरे धीरे तुमको राजा बनना है। लेकिन उसका मन दिल्ली में लगता ही नहीं था। कुछ दिन बाद बिना बताए बलबन को भाग गया लखनौती। जब वो फिर भाग गया, ठीक है, तो जीवन के अंतिम दिनों में बलबन ने बहुत प्रयास किया कि वो व्यक्ति जो है लखनौती से यहां चला आए, लेकिन नहीं माने। जब वो, जिसका नाम बुगरा खां है, वो आया ही नहीं, तो बलबन समझ गया कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो शहजादा मोहम्मद का एक लड़का है, शहजादा मोहम्मद का लड़का है जिसका नाम है कै खुसरो ना, उसको अपना उत्तराधिकारी इन्होंने नियुक्त कर दिया। और ध्यान रखना, वो शहजादा जो मोहम्मद है वो युद्ध में जब मारा गया है तो उसको मरणोपरांत एक उपाधि दी गई है, शहीद आजम की। शहीद आजम की उपाधि बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को दी थी। और उसकी डेथ के बाद बुगरा खां क्योंकि योग्य नहीं था, इसीलिए शहजादा मोहम्मद के बड़े पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। और कुछ ही दिन बाद 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि बलबन की मृत्यु से लोग इतने दुखी हो गए थे कि बलबन को मानने वाले लोग जो थे वो अपने कपड़े तक फाड़ दे रहे थे विलाप करते समय। यहां तक कि नंगे पांव चप्पल उतार करके बलबन की मिट्टी जो है वो उसके जहां दफनाने की जगह है वहां तक ले जाते हैं, और उस दौरान अपने सर पर लगातार धूल फेंक रहे होते हैं। ये दुख व्यक्त करने का तरीका है। कहा गया है कि पैरो दारुल अमन के लिए कब्रिस्तान, पैरो दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए
अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और जमीन पर सोए। आज भी कभी इस्लाम धर्म में उनके यहाँ चालीसा जो होती है 40 दिन तक दुख चलता है। जैसे आप 13वीं करते हैं तो जो लोग इस पद्धति को मानते हैं वो 40 दिन तक शोक मनाते हैं किसी की मृत्यु के बाद। तो बलबन की मृत्यु के बाद लोग जो उनके चहेते थे उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं, समझ रहे। अगर बलबन के बारे में बात किया जाए तो बलबन एक योग्य शासक है। योग्य इसलिए है कि दास से सुल्तान तक का सफर आसान थोड़ी होता है। दास बनना, फिर सुल्तान बनना, फिर अपना वंश स्थापित कर देना ना, ये योग्यता का प्रतीक है। कहा जाता है कि उसने दरबार की पुनर्स्थापना की। दरबार की जो इज्जत कमजोर हो गई थी, दरबार में जो राजा की इज्जत कम हो गई थी, कोई भी दरबारी राजा को कठपुतली बना लिया था, दरबार में राजा बराबर अंगा हो चुका था, मतलब कुछ नहीं, मतलब महत्व नहीं था, उसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया। बलबन का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि राज दरबार की ताकत या समृद्धि की पुनर्स्थापना। अगर आपको यह कहा जाए कि बलबन ने प्रमुख कार्यों में से, वैसे उन्होंने कई कार्य किए, विशेष तौर पर दीवाने आरिश, दीवाने बरीद की स्थापना, ये एक बड़ी बात है प्रशासन में। इक्ताओं को वापस लेना बड़ी बात है, नकद वेतन देना ये बड़ी बात है, मंगोलों के खिलाफ युद्ध की किलेबंदी की व्यवस्था करना ये बड़ी बात है, पहली बार अस्थाई सेना रखने की बात करना ये बड़ी बात है। ये उसके कई सुधार हैं। लेकिन उसमें से सबसे अगर प्रमुख प्राथमिकता में रखा जाए तो जो व्यक्ति इग्नोर करते हैं वो ये है कि राजा की जो इज्जत कमजोर हो गई थी, उस राजा की इज्जत की पुनर्स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? गियासुद्दीन बलबन को। अरे उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई कि नहीं अपनाई? अपने आप को एकदम ऊंचे दर्जे पे ले गया कि नहीं ले गया? तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उसके मूल्यांकन में मदद करते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि बलबन का शासन ही खिलजी वंश की पृष्ठभूमि बनी। आगे चल करके खिलजी वंश, इन्होंने केवल किले का निर्माण करा था सुरक्षा के लिए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिली। तो बाद में खिलजी वंश क्या करेगा, वहां एक अस्थाई सेना भी मंगोलों के लिए रख देगा, मंगोलों के लिए विशेष। तो कहा जाता है बलबन से बहुत कुछ सीखा है खिलजी वंश ने। तो बलबन का शासन, मतलब लोग कहते हैं कि बलबन ने भी बड़ी सीमा तक खिलजी राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया था। समझ रहे हैं? क्योंकि बलबन ने तो मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की एक योजना मात्र बनाई थी, और उस योजना को सुदृढ़ करने का काम कौन करेगा? खिलजी करेंगे आगे चल के। तो जो काम ये कर रहे थे उसी को आगे खिलजी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ये थोड़ा सा, हाँ, डन। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो बलबन अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पौत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन अब बलबन तो मर गए, अब लड़का छोटा है, तो लोगों ने उसको चॉकलेट देके बहला फुसला लिया। उसको कहा बेटा दिल्ली चला के क्या करोगे, ये बड़ी वाली चॉकलेट पकड़ लो, ठीक है, और तुम मुल्तान चले जाओ, तुम आज से मुल्तान के सूबेदार हो। लड़का छोटा है तो उसको क्या पता राजा, सम्राट, जिले इलाही क्या मामला है, उसको तो बस सही चॉकलेट अगर मिल गई तो उससे तो चाहे सिग्नेचर करवा लेते कि दिल्ली तुम्हारी। समझ रहे? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है फखरुद्दीन मोहम्मद, नाम नहीं याद रखना है। फखरुद्दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा और कै खुसरो को मुल्तान भेज दिया, और उसके बाद बुगरा खां के पुत्र, बुगरा वही लखनौती वाला, बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बना दिया। तो इसीलिए हम सीधे बलबन के बाद कैकूबाद को पढ़ते हैं। कै खुसरो राजा बन ही नहीं पाया दिल्ली का, बस तो केवल घोषित हुआ था बस। समझ रहे हैं? और कै खुसरो शासक बन नहीं पाए, कैकूबाद शासन बने, और फिर वो भी अपने पिता की तर्ज पर बिगड़ गया।
और भोग विलास के जीवन में जीवन व्यतीत करने लगा। जब ये बात बुगरा खां को पता लगी कि हमारे ही तौर पे हमारा बच्चा भी बर्बाद हो रहा है, तो देखो आदमी गलतियां करता है, ये तय है, लेकिन एक समय में समझ भी जाता है कि हमने गलत किया है। जैसे कई एक बार जब पिताजी से कोई गलतियां हुई होती है तो वो बच्चे को समझाता है कि ये नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है। और हम आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है गलत कर रहे हैं, कई एक बार ईगो के चक्कर में, उसी को सही करने के चक्कर में और गलतियां कर जाते हैं। और कई बार कुछ महान आत्मा होती है जो ये सुधार कर लेती कि हाँ ये गलत है, इसको रोको और स्वीकार करो, भले बेइज्जती हो जाए लेकिन आगे बढ़ो दूसरे नए रास्ते पे। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। गलती को सुधारने के चक्कर में हजारों गलतियां करने वाले ज्यादा लोग हैं। तो लखनऊ से बुगरा खां को पता लगता है कि हमारा लड़का भी बिगड़ गया है हमारी ही तरह, तो वो वहां से दिल्ली आते हैं। बड़ी दो विपरीत विपरीत बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो आते हैं और इन्हें बंदी बना करके शासन हाथ में ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं था, वो आते हैं और अपने बेटे कैकूबाद को समझाते हैं कि बेटा ये सब गलत बात है, ऐसा मत किया करो, ठीक है। और उसने कहा तुम्हारा जो दोस्त निजामुद्दीन है ना, बहुत खराब आदमी, तुम उसका साथ भी छोड़ दो। कहते नहीं तुम उसके साथ खेलने मत जाया करो, वो खराब लड़का है। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बेटा थोड़ा अच्छा निकला तो तुरंत बात मान लिया। कैकूबाद ने तुरंत बात पे अमल कर लिया, लेकिन फिर पिताजी चले गए, और पिताजी चले गए तो उनका सिद्धांत भी चला गया और फिर से वो अपने ही रास्ते में मस्त हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसके पुत्र, जब उसकी डेथ हो गई, कहा जाता है उसको फालिस गिर गई थी, कैकूबाद को फालिस गिर गई थी, ठीक है। और जब फालिस गिर गई तो तुर्की सरदारों ने लाभ उठा करके कैकूबाद को बगल रख के उसके 3 वर्ष के बेटे क्यूमर्स को गद्दी पे बिठा दिया। 3 वर्ष में क्या ही समझ में आता है, अवसर का लाभ उठा करके, एक मतलब नाम इनका काम किसी और का, इसलिए गद्दी पे बिठा दिया गया। और फिर धीरे धीरे, हाँ 3 वर्ष का बच्चा है केवल, क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया, ठीक है। और उसको एक उपाधि दी जिसका नाम है शमसुद्दीन द्वितीय। शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि देकर के क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया, नासिरे चबूतरे पर, नासिरी चबूतरा है, उसी चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक किया। लेकिन भाई ये शासन बहुत दिन चला नहीं, ठीक है। 3 माह बाद जलालुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करवा देता है। 3 वर्ष बाद भी जलालुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करवा देता है। और ये जलालुद्दीन वही है जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और हत्या करवा करके खिलजी वंश की स्थापना कर देगा। समझ पा रहे? तो इस तरीके से धीरे धीरे बलबन वंश का समाप्ति हो जाएगी और फिर एक नए वंश, कौन से वंश की स्थापना हो जाएगी? खिलजी वंश की शुरुआत हो जाएगी। डन। खिलजी वंश बहुत दिन तक शासन नहीं करता है, थोड़े दिन तक शासन करता है, लेकिन कुछ उसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं जो जानना जरूरी है, ठीक है। उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बलबन और चीजों पर बात करें तो अगर हम आपसे ये पूछें कि दीवाने आरिज का संबंध किससे था, बलबन के पहले अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। कैकूबाद किसका लड़का है? बुगरा खां। और क्यूमर्स कैकूबाद का लड़का है। और किसको बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? कै खुसरो को। कै खुसरो को कहां का नवाब बना दिया? मुल्तान का, ठीक है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाना प्रारंभ किया था, सही की गलत? गलत। शुरुआत किसने करी? पूरा किसने करवाया? हौजे शमसी किसने बनवाई? और कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? सुल्तान गढ़ी नामक
एग्जैक्टली, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किस दिन गद्दी पर बैठी? किस तरह के कपड़े में न्याय मांगी थी? लाल कपड़े में। वो किसी महल के सामने 2 ठी संगमरमर का शेर बैठा रहता था क्या? इल्तुतमिश। उसमें घंटियां थी, क्यों? न्याय की मांग के लिए, कोई भी आसानी से न्याय प्राप्त कर सके। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का। ऐबक का गुलाम कौन है? गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? कुतुबी वंश से संबंधित कौन है? शमसी वंश से संबंधित कौन है? इलबरी वंश से इल्तुतमिश और बलबन। दूसरा इलबरी वंश किसको कहते हैं? डन ना? तो जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें आपने पढ़ ली हैं। ये अगर हम पूछ लें कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, नवरोज प्रथा किसने चालू की, और कहां का ये प्रथा है? फारस का। हाँ, ईरान फारस, ठीक है। अपने बेटों का नाम किस देश के तर्क पे रखा? फारस। हौजे शमसी क्या है? तालाब। और शमसी मस्जिद भी एक है। शमसी मस्जिद में किसी ने चंदा दिया था? सूफी संत बख्तियार काकी। वो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया जा रहा है? बख्तियार काकी। कैसे संत हैं ये? सूफी संत। ठीक है सर। तो मुझे लगता है आपने जो जरूरी बातें बलबन के बारे में जाननी थी वो जान ली है। ठीक है, आज की कहानी में यहीं पर बात खत्म करते हैं, कल इससे आगे की चर्चा होगी।